बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन पर। आज हम जानेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ चंद बातें बता दूं आपको। वो है सेंट्रल डॉग्मा से रिलेटेड। सेंट्रल डॉग्मा जनरली कहलाता है जेनेटिक एक्सप्रेशन, यानी हमारी बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए की शक्ल में मौजूद है, जिसे हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी के तमाम ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन ये किस तरह जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक प्रोटीन या स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट में कन्वर्ट होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा और जीन एक्सप्रेशन। और उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, जिनमें ट्रांसक्रिप्शन भी अपना रोल प्ले करता है। अब सेंट्रल डॉग्मा में हो क्या रहा है, सबसे पहले जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब डीएनए को सबसे पहले हमें बदलने की ज़रूरत है आरएनए में, और देन वो फिर एक कन्वर्ट होगा प्रोटीन में। तो उसमें जो पहला स्टेप आता है जेनेटिक एक्सप्रेशन का, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इसमें किया क्या जा रहा है कि सिंपल उस डीएनए को कन्वर्ट किया जा रहा है आरएनए में, ताकि उस आरएनए की इंफॉर्मेशन को एनकोड किया जा सके प्रोटीन में, और वो आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन होगा। और जो प्रोसेस जिसके थ्रू उस ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए से प्रोटीन बनेगी, उसे हम ट्रांसलेशन का नाम देंगे। तो चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन की तरफ अगेन। तो मैंने कहा कि ये पहला स्टेप है जीन एक्सप्रेशन का, जिसमें इन्वॉल्व है सिंपली फॉर्मेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। और ये आरएनए मॉलिक्यूल कहाँ से बन रहा है? डीएनए से। लेकिन डीएनए में भी सब्जेक्टेड टू द इट्स स्पेसिफिक लोकेशन, यानी उसकी जीन, यानी स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो किसी भी प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है, उसको इनकोड किया जाएगा आरएनए की शक्ल में। अब अगेन जिस तरह हम कोई भी डिश तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन है, इसको हम काइंड ऑफ एक इसकी जो प्रोडक्ट आरएनए, इसको हम डिश कंसिडर कर लेते हैं, और उसके लिए हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। वो इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से शामिल हैं इसके अंदर? गिनती के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। लाइक उसमें नंबर 1 पे हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है, नंबर 2 पे हमारे पास प्रोमोटर सीक्वेंस है। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या एंजाइम काम कर रहा है? तो बेसिकली एज वर्ड जहां पे भी यूज होगा दैट इज रिलेटेड टू एंजाइम, और आरएनए पॉलीमरेज का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एंजाइम है जो कि सिंपली आरएनए को या आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाने में मदद करेगा ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स बड़े सिंपलेस्ट काइंड ऑफ आपके पास सेल माना जाता है, और उसमें आरएनए पॉलीमरेज की आपको सिर्फ एक सिंगल टाइप देखने को मिलती है। बट जिस तरह ही हम यूकैरियोट्स के पास जाते हैं, तो जिस तरह कि हम जानते हैं कि हमारे पास आरएनए की भी 3 किस्में हैं, उसमें राइबोसोमल है, उसमें ट्रांसफर आरएनए और उसमें मैसेंजर आरएनए। तो उस लिहाज से आरएनए पॉलीमरेज की टाइप्स का भी फर्क है। यानी आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है दैट हेल्प्स टू एनकोड दैट डीएनए इंफॉर्मेशन इनटू आरएनए। वो कौन सा आरएनए बनाएगा? राइबोसोमल आरएनए मौजूद है। नंबर 2 पे हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है, वो हेल्प करेगा मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन में। और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है, दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल में जब हम बात करेंगे तो हमें ये 3 किस्म के आरएनए के पॉलीमरेज के एंजाइम देखने को मिलेंगे, जो कि 1, 2, 3 की शक्ल में मौजूद होंगे। 1 फॉर राइबोसोमल आरएनए, 2 फॉर मैसेंजर आरएनए एंड 3 फॉर ट्रांसफर आरएनए। और हमेशा आरएनए पॉलीमरेज जब भी मूव करेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करेगा। तो ये 5 प्राइम डायरेक्शन और 3 प्राइम डायरेक्शन जो है, ये बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसके बिहाफ पे कंसिडर की जाती है। तो 5 से 3 की तरफ हम मूवमेंट होगी। सेकेंडली हमें एक प्रोमोटर सीक्वेंस चाहिए। प्रोमोटर सीक्वेंस का काम क्या होता है कि जब कभी एक डीएनए के स्पेसिफिक पोर्शन को आपने ट्रांसक्राइब करना है, तो उसके लिए वहां पे उस पॉलीमरेज एंजाइम को अटैच करने के लिए जो बाइंडिंग साइट प्रोवाइड की जाती है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोमोटर। अब प्रोमोटर सीक्वेंस भी जो है वो भी वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ द सेल। तो उसमें हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल का प्रोमोटर सीक्वेंस यहाँ पे मौजूद है, और दूसरी तरफ यूकैरियोट्स का है। ये हमेशा इसकी वैल्यू -35 और -10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में आती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में -75 और -25 न्यूक्लियोटाइड से है वो ऐड की जाती है। अब ये माइनस में क्यों आ रही है आपके पास रीडिंग? एक बात ध्यान में रखें कि जो भी हमने डीएनए का पोर्शन ट्रांसक्राइब करवाना है, उसके लिए हमने उस आरएनए पॉलीमरेज को वहां पे जब तक अटैच नहीं करेंगे वो नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं करेगा।
तो लेकिन जब एक बाइंडिंग साइड आपने प्रोवाइड करनी है तो वो डीएनए का पार्ट नहीं होना चाहिए जिसको हमने ट्रांसक्राइब करना है, ये उससे पिछले नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो ताकि वो आरएनए पॉलीमरेज को बेहतर तरीके से फंक्शन करने में हेल्प कर सकें। तो इस बेस पर हमारे पास दो साइट्स या दो बाइंडिंग साइट्स प्रोमोटर प्रोवाइड करता है फॉर द आरएनए पॉलीमरेज ताकि वो उस पर आके अटैच हो सके। अगेन हमारे पास अगर प्रोकैरियोट्स होंगे तो उसमें -35 यानी एक्चुअल रीडिंग से हमें -35 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पीछे जाना पड़ेगा, वहां पे एक बाइंडिंग साइट होगी इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और इसी तरह -10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर दूसरी बाइंडिंग साइट अवेलेबल होगी ताकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कंप्लीटली इसके ऊपर अटैच हो और देन वो फिर 5 से 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव कर सके। इसी तरह यूकैरियोट्स में भी -75 और -25 पर ये काम चलेगा। अब हम स्टेजेस की तरफ आ जाते हैं। अब स्टेजेस की मैं बात करूं तो मेरे पास 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज द इनिशिएशन, सिंपल सी बात है कि किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करवाने के लिए जो पहला स्टेप होगा दैट इज इनिशिएशन प्रोसेस, एंड द सेकंड वन इज द एलोंगेशन जिसमें वो अपनी प्रोडक्ट तैयार कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एलोंगेशन प्रोसेस, एंड थर्ड वन इज द ऑब्वियस टर्मिनेशन है, यानी जब आपने किसी भी प्रोसेस को रोकना होता है तो हम अंग्रेजी की एक टर्म यूज करते हैं दैट इज टू टर्मिनेट दैट थिंग। तो दैट्स वाई ये जो तीसरा स्टेज है हमारे पास टर्मिनेशन स्टेज कहलाएगा। अब हम चलते हैं एक सिंपल सी डायग्रामेटिक व्यू की तरफ इसको समझने के लिए कि बेसिकली ये ट्रांसक्रिप्शन हो किस तरह रही है। अब अगर हम इसके ट्रांसक्रिप्शन की तरफ आएँ तो मेरे पास एक ये डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि डबल स्ट्रैंडेड आपको नज़र आ रहा है, और सेकेंडली मैंने इसको ब्लू जो लाइन से मेंशन किया दैट इज बेसिकली द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये जो रेड में साथ ट्रांसक्रिप्टेड प्रोडक्ट आ रही है दैट इज मैसेंजर आरएनए व्हिच इज 5 to 3 प्राइम इन डायरेक्शन, और जो आपके पास स्ट्रैंड्स है डीएनए के, अब जेन में याद रखें कि आपके पास जो डीएनए के क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है तो कोई एक जो स्ट्रैंड है वो ट्रांसक्राइब होगा या सिंपली ट्रांसक्रिप्ट होगा, दूसरा स्ट्रैंड जो है वो उसमें ट्रांसक्रिप्शन में अपना रोल प्ले नहीं करेगा। लेकिन इंफॉर्मेशन दोनों के पास कॉम्प्लीमेंट्री मौजूद होती है तो वो इतना कोई मसला नहीं है, वो चाहे ऊपर वाले से एक आपके पास प्रोडक्ट आ रही हो आरएनए की या नीचे से, तो मैसेज सेम ही एनकोड होगा और सेम ही प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। अब जब कभी अगेन मैंने जिस तरह आपको बताया कि पहले प्रोमोटर सीक्वेंस की मैंने बात की, तो जब तक प्रोमोटर के वहां पे नहीं मौजूद होगा तब तक आरएनए पॉलीमरेज वहां पे अटैच नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे तो नहीं मेंशन है बट हम उसको इमेजिनरी लाइंस पे कंसिडर करेंगे कि हमारे पास प्रोमोटर सीक्वेंस वहां पे था और उस प्रोमोटर सीक्वेंस की मौजूदगी में यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है अटैच हो गया। अब जहां पे डीएनए के पार्ट के साथ जहां पे उसको पता है कि कहां से वो उसने एनकोड करना है उस आरएनए की इंफॉर्मेशन को, तो सिंपली क्या है कि जहां पे भी ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा वहां से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो ओपन अनवाइंड हो जाएगा, खुल जाएगा। अब खुलने का मतलब ये है कि ये तैयार है किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब उसमें हमारे पास क्या है कि 2 किस्म के स्ट्रैंड्स हैं। एक हमारे पास क्या है कि ऊपर वाला स्ट्रैंड जिसे मैंने कहा कि उसका ट्रांसक्रिप्शन में रोल डायरेक्टली नहीं है लेकिन वो पार्ट ऑफ डीएनए इसलिए वो वहां पे आपको नजर आएगा। तो जब ये अनजिप हो जाएंगे तो उसके अंदर ऊपर वाला स्ट्रैंड जो कि अगेन नहीं रोल प्ले कर रहा दैट इज कॉल्ड कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड कहलाएगा, और जिस स्ट्रैंड की मदद से ऊपर आरएनए की इंफॉर्मेशन को एनकोड किया जा रहा है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, उस स्ट्रैंड को हम नाम देंगे टेम्पलेट का, सांचे के तौर पे जो काम कर रहा है, या इसे हम नॉनसेंस स्ट्रैंड का भी नाम दे देते हैं। तो हमारे पास एक कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड है और दूसरा हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉनसेंस स्ट्रैंड है। इसके ऊपर अगेन कोई भी एक इमेजिनरी लाइंस में हमने एक इंफॉर्मेशन एनकोड कर दी है जिसको रीड करेगा, अगेन आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करेगा उधर अटैच करने में उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स के। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सीक्वेंस लिखा है ATGC वगैरह, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा कि A का कॉम्प्लीमेंट्री U है, T का A है, G का C है, C का G एंड देन TA एंड GC एंड CG एंड AU वगैरह उसके अंदर शामिल है। अब इसकी मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन क्या होगी, तो सिंपली ये इस 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता जाएगा और जहां से होके गुजरता जाएगा वहां से आरएनए बनता जा रहा है और वो बाहर आ रहा है और सिंपली 3 प्राइम की तरफ ये मूव कर रहा है। अब जितना हिस्सा जब तक ये खुला हुआ है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनल बबल या ट्रांसक्रिप्शन बबल कहलाएगा, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करवाया जा रहा है। तो जिस जैसा आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव कर रहा है ये वाला दोबारा से रिवाइंड होता जाएगा, यानी ये बंद होता जाएगा,
पिछला हिस्सा जो है वो अनवाइंड होगा ताकि उसमें से आरएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जा सके इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। अब एट द एंड ये जिस तरह ही पहले मैंने जिस तरह कहा कि इनिशिएशन में तमाम चीजें हमने अटैच करवाई और एलंगेशन में हमने देखा कि किस तरह जो है नए न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के अटैच हो रहे हैं और बनते जा रहे हैं। अब जो मुझे अपनी डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए थी मैसेंजर आरएनए की शक्ल में, वो मुझे मिल चुकी है। तो अब किस तरह पता लगेगा कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोकना है? तो हर जीन के एंड पर एक सीक्वेंस आना शुरू हो जाता है जिसे हम टर्मिनेशन सीक्वेंस कहते हैं। इट इज मोस्टली कंसिस्ट ऑफ जीसी सीक्वेंस फर्स्ट, यानी सबसे पहला जो सीक्वेंस स्टार्ट होता है दैट इज जीसी, यानी गवानीन साइटोसिन ये चलता रहेगा। और सेकंड उसके फौरी बाद जो सीक्वेंस आता है वो एडेनिन और थायामीन का आ जाता है जिसे हम एटी सीक्वेंस कहेंगे। तो एट द एंड फिर वहां पे जाके वो बिल्कुल जो आरएनए है वो डिटैच हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस, और ये ट्रांसक्रिप्टेड प्रोडक्ट या ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट जो हमारे पास आरएनए की है ये हमें डीएनए से अलग मिल जाएगी। अब ये हमें मिल चुकी है, सिंपल कोई भी एक इंफॉर्मेशन है किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन की, हम एग्जांपल के तौर पे इंसुलिन को कंसिडर कर लेते हैं। अब वो जो आरएनए आ चुका है अभी भी दे नीड सम आरएनए प्रोसेसिंग। अब ये सारा काम क्योंकि सिंपली हो रहा है डीएनए के अंदर, ठीक है, यानी एक न्यूक्लियस के अंदर, तो अब इसने न्यूक्लियस से आरएनए मूव करना है टुवर्ड्स राइबोसोम, जहां पे उसने बेसिकली ट्रांसलेशन के प्रोसेस से गुजार कर उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करवाना है। तो उसके लिए उसको थोड़ी सी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है। वो प्रोसेसिंग क्यों रिक्वायर्ड होता है? पहली बात, उसको बचाने के लिए। वो बचाना क्यों है कि एक पूरा सफर है, सफर कहां से? न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक। अब उस दौरानिये में सेल के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि उस आरएनए मॉलिक्यूल को, उसके स्ट्रक्चर को खराब कर सकते हैं, और ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि उसके न्यूक्लियोटाइड को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, सीक्वेंस को। तो उसको बचाने के लिए अब आरएनए प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। वो कहते हैं कि जब एक आरएनए ट्रांसक्राइब होता है दैट इज कॉल्ड प्री एमआरएनए, उसे हम प्री एमआरएनए कहते हैं, यानी अभी फ्रेशली ये मेड है, मेक है आपके पास आरएनए। अब इसको मैच्योर करने की जरूरत है ताकि ये जब एक जर्नी से गुजरे तो इस पे किसी किस्म का कोई ऐसा इफेक्ट ना है जिससे ये इसका जो असल सीक्वेंस है वो डिस्ट्रॉय या डिस्टर्ब हो जाए, जिसकी बुनियाद पर हमारी प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है उस पर भी किसी किस्म का कोई बुरा असर है। तो अब उसके लिए क्या किया जाएगा? आरएनए प्रोसेसिंग करवाई जाएगी। अब आरएनए प्रोसेसिंग के तीन हिस्से हैं, वन इज कैपिंग, नंबर टू इज द पॉलीएडिनेशन एंड नंबर थ्री इज द स्प्लाइसिंग। अब कैपिंग क्या होती है? मैंने कहा कि जिस तरह के आपके पास सीक्वेंस 5 से 3 डायरेक्शन में मूवमेंट थी, तो इसी तरह आरएनए में भी जो सीक्वेंस होगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम में अरेंज हुआ होगा। हम 5 प्राइम वाले एरिया को हेड कह देंगे और जो 3 प्राइम वाला एरिया है वो इसकी टेल कहलाएगा। अब दोनों साइड से इसको हमने प्रोटेक्ट करना है, तो पहली हेड वाले हिस्से की बारी आ जाती है जिसके अंदर हमने कैपिंग करवानी है, यानी हेड वाले हिस्से को हमने प्रोटेक्ट करना है। तो उधर क्या किया जाएगा? एक मिथाइलेटेड गवानीन इस्तेमाल होगी जिसे हम 7 मिथाइल जीटीपी कहेंगे। तो 7 मिथाइल जीटीपी का कैप ऐड किया जाएगा एमआरएनए के 5 एंड पर, और इसका सिंपली काम जो है उसको प्रोटेक्ट करना है अगेन उन एंजाइम से जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद हो सकते हैं, जिससे एमआरएनए का जो बेसिक सीक्वेंस है वो इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया? उसके हेड को कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेटेड गवानीन या 7 मिथाइल जीटीपी। फिर सेकंड जो है हमारे पास उसकी टेल है, यानी 3 प्राइम वाला एरिया, उसको भी हमने प्रोटेक्ट करना है। हम उसमें क्या करते हैं? पॉलीएडिनेशन। पॉलीएडिनेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ एडिनोसिन या एडेनिन के सीक्वेंस को ऐड करवाना, ठीक है। तो वो बेसिकली एक पॉली न्यूक्लियस एंजाइम होता है जो कि इस्तेमाल होता है इस काम के लिए। तो वो कहता है कि पॉली ए टेल ऐड करवा दी जाती है टू प्रोटेक्ट द टेल ऑफ द एमआरएनए, और सिंपली किसके लिए? फ्रॉम डिग्रेडेशन, ताकि किसी भी किस्म के एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बुनियाद पर वो डिग्रेड ना हो जाए, जो हमारी असल प्रोडक्ट हमें चाहिए थे वो ना मिल सके, तो उससे भी हमने इसको बचाना है। तो सिंपली क्या है कि पॉलीएडिनेशन की जाएगी, कैपिंग की जाएगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो है स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग क्या है कि इसको समझना जरूरी है। हमारे पास हर डीएनए के अंदर ना पोर्शन में कुछ हिस्सा कहलाता है इंट्रॉन्स और कुछ कहलाते हैं एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स नॉन फंक्शनल पार्ट्स हैं जिन्होंने किसी भी चीज में, हम उसे कहते हैं कि वो स्लीपिंग पोजीशन में या डॉर्मेंट पड़े, उनका किसी भी किस्म का एक्सप्रेशन से ताल्लुक नहीं है, बट दे आर द पार्ट ऑफ डीएनए। लेकिन आपके सेल को भी पता है, आपके न्यूक्लियस को भी पता है, आपके राइबोसोम्स को भी पता है कि उनसे किस तरह छुटकारा हासिल करना है। तो सिंपली उधर जो है स्प्लाइसोम, हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ हमारे सेल के अंदर, जिनका काम स्प्लाइसिंग करवाना है। स्प्लाइसिंग में क्या किया जाएगा?
आपके जो उस आरएनए के अंदर मौजूद इंट्रॉन्स हैं, इंट्रॉन्स बेसिकली वो ऐसे हैं जो नॉन फंक्शनल हैं, जिन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ में या प्रोडक्ट में हिस्सा नहीं लेना, या जेनेटिक एक्सप्रेशन में उनका कोई रोल नहीं है, उनको पहली बात रिमूव कर दिया जाएगा। और सेकेंडली जब उसको रिमूव करेंगे तो एक्सॉन्स, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या है कि कोडेड पार्ट है, जिससे एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो उसको उसके दरमियान गैप आ जाएगा। उस गैप को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइगेशन करवाएंगे। बेसिकली लाइगेज एंजाइम यूज होगा जो कि उन एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देगा। देन जब वो जुड़ जाएंगे तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे आरएनए प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब वो तैयार है कि सिंपली हमारे पास यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक सेल है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारे पास डीएनए था। अब उस डीएनए से जो है मेरे पास एक कॉपी आ चुकी है, किसकी, एमआरएनए की। अब इस एमआरएनए ने ट्रैवल करने, वो सबसे पहले इस न्यूक्लियोप्लाज्म से ट्रैवल करता हुआ न्यूक्लियर पोर से बाहर आएगा और ये पहुंचेगा यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मौजूद है राइबोसोम। अब इसने पहुंचना है राइबोसोम तक, तो अब इसके यहाँ पे 7 मिथाइल जीटीपी लग चुका है 5 प्राइम पे, और 3 प्राइम पे लग चुकी है पॉली ए टेल, जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगा। और ये न्यूक्लियर पोर्स की मदद से यहाँ से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद सिंपली जो है ये ट्रैवल करता हुआ पहुंचेगा अपनी डेस्टिनी की तरफ, किसके पास, राइबोसोम के पास। ये राइबोसोम जो है वो एरिया है जो कि बेसिकली फैक्ट्री है प्रोटीन की। तो देन वो इस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, रीड करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देगा सिंपली एक प्रोटीनियस कह लेंगे स्ट्रक्चर में, और सिंपली जो हमें प्रोडक्ट चाहिए फंक्शनल या हमारी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेगी। तो इस तरह जो है ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद सेकंड जो इसके बाद बारी आएगी वो ट्रांसलेशन की आएगी। तो ये हमारे पास जो था सिंपली ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक था। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक है इसके अंदर हमने डिफरेंट जो है टॉपिक सब हेडिंग्स को डिस्कस किया, जिसमें उसकी डेफिनेशन थी, जिसमें हमने उसके जो थे सिंपली स्टेजेस को डिस्कस किया, इंग्रेडिएंट्स पे बात की, और देन हमने देखा कि किस तरह आरएनए बनने के बाद उसको आरएनए प्रोसेसिंग में से गुजारा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।